गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 1 सूचकांक, जिसमें आज हम सूचकांक की गणना हेतु विशिष्ट सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले है भारित औसत की विधि, जिसमें माना कि गेहूं, चावल और दलहन वस्तुओं के समूह, यानी कि जब एक से अधिक वस्तुएं दी गई हो तो हम भारित औसत की विधि से हम सूचकांक प्राप्त करेंगे। भारित औसत की विधि, इसका सूत्र क्या होता है? सामान्य सूचकांक I बराबर सिग्मा IW बटे सिग्मा W। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि इन समूह के सूचकांक क्रमशः 120, 150 तथा 300 हो और उनके अनुरूप भार क्रमशः 3, 2 तथा 1 हो, तो इसका सामान्य सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो वस्तु के समूह का सामान्य सूचकांक, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। और यहाँ पर सूचकांक मतलब क्या होता है? इसे संकेत में हम लोग I से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमारा I कितना दिया गया है? 120, 150 तथा 300 दिया गया है। और भार मतलब कि W, वो हमारा कितना है? 3, 2, 1। तो हमारा सूत्र क्या है? सिग्मा IW, मतलब हम I का और W का दोनों का गुणा कर देंगे। तो 120 गुणे 3, फिर है 150 गुणे 2, उसके बाद क्या है? 300 गुणे 1 बटे सिग्मा W, मतलब W का टोटल, यानी कि 3 + 2 + 1। इसके बाद 360 प्लस, यानी कि 120 गुणे 3 कितना होगा? 360 प्लस 150 गुणे 2 मतलब 300 प्लस 300 गुणे 1 मतलब 300 बटे 6। 960 भाग्या 6 बराबर 160। 160 हमारा क्या हुआ? सामान्य सूचकांक। हम भारित सरेराश की पद्धति से इस प्रकार से हम लोग सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद क्या है? लास्पियर का सूत्र। सूचकांक ज्ञात करने की यह विधि लास्पियर द्वारा दी गई है। जो लास्पियर की विधि है वह लास्पियर द्वारा दी गई है। सूचकांक ज्ञात करने की यह महत्वपूर्ण पद्धति है। इस पद्धति में वस्तुओं के आधार वर्ष के मूल्य को P0 एवं मात्रा को Q0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो आधार वर्ष होता है उसके मूल्य को P0 और जो मात्रा होती है उसको Q0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तथा वस्तुओं के चालू वर्ष के मूल्य को P1 द्वारा दर्शाया जाता है। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? लास्पियर का सूचकांक मतलब IL, इससे संकेत में हम दर्शा सकते हैं। IL बराबर सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुणे 100। इसके बाद क्या है? पासे का सूत्र। यह विधि पासे नामक अर्थशास्त्री द्वारा दी गई थी। जो पासे का सूत्र है यह पासे नामक अर्थशास्त्री ने दी थी। यदि P0 को आधार वर्ष का मूल्य, P1 को चालू वर्ष का मूल्य तथा Q1 को चालू वर्ष की मात्रा कहे तो मूल्य सापेक्ष P1 बटे P0 को खर्च P0 Q1 जितना भार दिया जाता है। इस विधि से प्राप्त भारित औसत के सूत्र को पासे का सूचकांक कहते हैं, जिसे संकेत में हम लोग IP द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब पासे का सूचकांक क्या हो जाएगा? IP बराबर सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 गुणे 100। इसके बाद क्या है? फिशर का सूत्र। यह लास्पियर और पासे का दोनों का कंबाइंड है, दोनों का जोड़ है। लास्पियर और पासे की विधि में क्रमशः आधार वर्ष और चालू वर्ष की मात्रा को भार के रूप में गणना के समय में ध्यान में लिया जाता है। प्रोफेसर
इरविंग फिशर ने दोनों वर्ष की मात्रा को ध्यान में लेकर इस सूचकांक की रचना की थी। लाशपियर तथा पाचे सूचकांक के अनुपातित माध्य को फिशर का सूचकांक कहते हैं, जिसे संकेत में IF द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके दो सूत्र हैं। फिशर का सूत्र IF बराबर वर्गमूल में IL गुणे IP, IL मतलब लाशपियर और IP मतलब पासे का सूत्र, और इसका दूसरा सूत्र है फिशर का सूचकांक IF बराबर वर्गमूल में सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुणे सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 गुणे 100। इसके बाद क्या है, फिशर के सूचकांक को निम्न कारणों से आदर्श सूचकांक कहा जाता है। जो फिशर का सूचकांक है उसे हम आदर्श सूचकांक कह सकते हैं। किन कारणों से हम आदर्श सूचकांक कहते हैं वह कारण हम देखेंगे। पहला, इस सूचकांक की रचना में चालू वर्ष व आधार वर्ष ऐसे दोनों वर्ष की मात्रा को गणना में लिया जाता है। दोनों वर्ष की गणना को ध्यान में रखकर इसकी गणना की जाती है। दूसरा, यह सूचकांक के महत्वपूर्ण दोनों मूलभूत परीक्षण समय विप्रास एवं पद विप्रास का समाधान करता है, दोनों पक्ष को ध्यान में रखता है। तीसरा, इस सूचकांक में अनुपातित माध्य का उपयोग होता है, जिसे सूचकांक की रचना हेतु श्रेष्ठ माध्यम माना जाता है। चौथा, यह सूचकांक पूर्वग्रह पक्षपात से मुक्त है, क्योंकि यह लाशपियर व पासे के सूचकांक में रहे दोषों का निराकरण करके समतुलित करता है। इसलिए फिशर का सूचकांक एक आदर्श सूचकांक माना जाता है। इसके बाद क्या है, जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक। मूल्य में होने वाली कमी वृद्धि के कारण समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के जीवन निर्वाह खर्च में होने वाले परिवर्तनों को नापने एवं उनका अध्ययन करने के लिए जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक की रचना की जाती है। अर्थात समाज के किसी एक वर्ग के लोगों का किसी एक समय में जीवन निर्वाह खर्च में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में होने वाला सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन प्रदर्शित करते अंक को जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे कि एक परिवार द्वारा वर्ष 2012 में अपने जीवन निर्वाह खर्च हेतु रुपया 15,000 का खर्च करता है और वही परिवार उसी प्रकार की जीवन शैली वाला हो तो वर्ष 2014 में जीवन निर्वाह खर्च हेतु रुपया 18,000 खर्च करे तो उसके जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक निम्नानुसार ज्ञात करें। जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक, उसका सूत्र क्या है, चालू वर्ष का मासिक खर्च बटे आधार वर्ष का मासिक खर्च गुणे 100। चालू वर्ष यानी कि 2014 और आधार वर्ष यानी कि 2012, तो 18,000 बटे 15,000 गुणे बराबर 600 बटे 5 बराबर 120। इस प्रकार आधार वर्ष 2012 की तुलना में चालू वर्ष 2014 के मासिक खर्च में 120 माइनस 100 यानी कि आधार वर्ष बराबर 120 माइनस 100 बराबर 20% जितनी वृद्धि है, ऐसा कहा जा सकता है। इसके बाद क्या है, जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक की रचना। उसकी सूचकांक में कौन कौन से मुद्दे ध्यान में रखना है। पहला क्या है, उद्देश्य। दूसरा क्या है, पारिवारिक अंदाजपत्र। तीसरा क्या है, वस्तुओं के मूल्य की प्राप्ति। चौथा क्या है, आधार वर्ष। पांचवा क्या है, औसत। छठा क्या है, भार। सातवां क्या है, गर्भित भार और स्पष्ट भार। यह भार के प्रकार हैं। इसके बाद क्या है, स्पष्ट भार देने की 2 प्रचलित विधियां निम्नानुसार है, जिसमें पहला क्या है, कुल खर्च की विधि, और दूसरा क्या है हमारी पारिवारिक अंदाजपत्र की विधि। इस विधि को हम देखते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम
प्रत्येक वस्तु का मूल्य सापेक्ष आय प्राप्त किया जा सकता है। मतलब सबसे पहले इसमें आय मतलब कि हमको सूचकांक ज्ञात करना है। आय का सूत्र यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मूल्य सापेक्ष में P1 बटे P0 गुणे 100, इसके द्वारा हम आय प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ P1 बराबर क्या होता है, चालू वर्ष का मूल्य, और P0 बराबर आधार वर्ष का मूल्य। उसके उपरांत वस्तु को आधार वर्ष का खर्च P0 Q0 ज्ञात करके उसे मूल्य सापेक्ष आय के भार को W के स्वरूप में लिया जाता है। W बराबर P0 Q0 लेकर भारित औसत के उपयोग से पारिवारिक बजट की विधि से प्राप्त सूचकांक का सूत्र निम्नानुसार है। इसका सूत्र अब क्या है, सूचकांक I बराबर सिग्मा IW बटे सिग्मा W, और इसका दूसरा सूत्र क्या हो सकता है, सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुणे 100। आप दोनों सूत्र से आप ज्ञात करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। इसके बाद क्या है, जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक के उपयोग और इसकी मर्यादाएं। यह सूचकांक विभिन्न वर्ग के लोगों के जीवन निर्वाह खर्च में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन पर से तैयार किया जाता है। अतः जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक का विभिन्न उद्देश्यों के लिए निम्नानुसार उपयोग किया जाता है। पहला, जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक की सहायता से संबंधित वर्ग के लोगों की मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तनों को नापा जा सकता है। वेतन वृद्धि के अपेक्षाकृत वस्तु के मूल्य में वृद्धि तीव्र हो तो कमाने वाले का वास्तविक वेतन घटता है और परिणाम स्वरूप उसकी क्रय शक्ति घटती है। इस प्रकार मुद्रा की वास्तविक क्रय शक्ति एवं वास्तविक वेतन ज्ञात करने हेतु जीवन निर्वाह खर्च का उपयोग होता है। मुद्रा की क्रय शक्ति एवं वास्तविक वेतन नीचे दिए गए सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। मुद्रा की क्रय शक्ति बराबर 1 बटे जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणे 100। दूसरा क्या है, वास्तविक वेतन बराबर वेतन बटे जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणे 100। इसका दूसरा उपयोग क्या है, संबंधित वर्ग हेतु जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक संबंधित वर्ग के लोगों की वास्तविक आर्थिक परिस्थिति बताता है, जिससे उस वर्ग के लोगों को चुकाने जाने वाला वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस इत्यादि में परिवर्तन को सूचित करने हेतु यह सूचकांक उपयोगी है। तीसरा, यह सूचकांक वस्तु के फुटकर मूल्यों का लोगों के जीवन निर्वाह पर होने वाला प्रभाव का मापन करता है, जिससे सरकार किस वस्तु पर आवश्यक कानून अधीन अंकुश रखना और किस वस्तु का मुक्त व्यापार करना, उसका मार्गदर्शन इस प्रकार के सूचकांक के प्राप्त किया जाता है। चौथा, जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक सरकार को कर नीति निर्धारण में, मूल्य नियमन एवं भाड़ा नियमन जैसी बातों को सामान्य नीति की रचना में निर्देशक के रूप में सहायक होता है। तदुपरांत किस वस्तु पर कर डालने से उसका विधि वर्गों के लोगों के जीवन निर्वाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसे जाना जा सकता है तथा उसके अनुसार कर नीति का आयोजन किया जा सकता है। पाँचवां, विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए जीवन स्तर को ऊंचा लाने के लिए किस प्रकार के विशिष्ट सुविधाओं की आवश्यकता है उसे निश्चित करने के लिए सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थाएं इस सूचकांक का आधार ले सकती हैं। इसके बाद क्या है, जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक की मर्यादाएं। पहला, समाज के सभी वर्गों के लिए सर्वसामान्य जीवन निर्वाह सूचकांक की रचना नहीं की जा सकती। दूसरा, किसी एक प्रदेश हेतु किसी एक वर्ग के लिए जीवन निर्वाह सूचकांक का उपयोग अन्य किसी प्रदेश की उसी वर्ग के लोगों के लिए अनुपयोगी सिद्ध हो सकता है। तीसरा, जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक किसी वर्ग के खर्च में होता औसत प्रतिशत परिवर्तन करता है, अतः व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च में होने वाले परिवर्तनों को मापा नहीं जा सकता। चौथा, विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए एवं विविध प्रदेशों के लिए विभिन्न सूचकांकों की रचना करनी पड़ती है। पाँचवां,
एक ही वर्ग के लोगों के खर्च उनके परिवार के आकार, रहन सहन, शौक, आदत इत्यादि पर आधारित है। एक ही वर्ग के सभी परिवारों के खर्च का अनुपात एक समान नहीं होता है। छठा, उसकी गणना में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में परिवार की रहन सहन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ऐसी धारणा की गई है, परंतु वास्तव में बदलते समय के साथ लोगों के शौक, आदत, रुचि इत्यादि में बदलाव आता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सवाल स्टार्ट कर देंगे।